So hello, here I am Tabassum Mukadam back with our new point, that is the political radialism and economic crisis. Now in political radialism, what is that? There are the two organizations, that is the one is the Weimar Republic and the other is the Spartacist League. अब Weimar Republic को चैलेंज करने यहाँ पे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आई है, दैट इज़ द स्पार्टिसिस्ट लीग. अब ये स्पार्टिसिस्ट लीग क्या है? ये एक ऐसी पार्टी है जिसे हम लोग ने सेकेंड लेक्चर में देखे थे, सेकेंड टॉपिक में, नॉट लेक्चर सॉरी, ग्रुप ऑन पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया एंड देयर गवर्नेंस स्टाइल वाज सोवियत स्टाइल. सो स्पार्टिसिस्ट लीग चाहती थी कि वीमर रिपब्लिक के पास जो पावर आए वो अब किसके पास आए? स्पार्टिसिस्ट के पास आए. और वो लोग जो वहाँ पे वो लोग डेमोक्रेसी चला रहे, वहाँ पे डेमोक्रेसी ना चलाते हुए वो लोग सोवियत स्टाइल का गवर्नेंस चलाए. बट वीमर रिपब्लिक अपोज दिस. वीमर रिपब्लिक उसके खिलाफ था. ऑब्वियसली कोई अपना पावर ऐसे किसी को छीनने नहीं देगा, तो उसको वो खिलाफ था. एंड दे क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ फ्री कॉप्स. फ्री कॉप्स मतलब जो वॉर वेटरन्स थे, जो लोग वॉर करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद जो कुछ बचे हुए लोग थे उनको फ्री कॉप्स कहा गया. उन लोगों के हेल्प से उन लोगों ने स्पार्टिसिस्ट लीग को क्रश करने का मतलब उन लोगों को वहाँ से हटा देने का फैसला किया. वाई दिस ऑल वॉन्ट? बिकॉज वीमर रिपब्लिक वांटेड ओनली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. नेक्स्ट पॉइंट में देखो आप, वीमर रिपब्लिक वांटेड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड स्पार्टिसिस्ट डोंट वांटेड. सो नाउ देयर इज़ अ क्लैश बिटवीन सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट. सोशलिस्ट है वो वीमर रिपब्लिक के सपोर्टिव है और कम्युनिस्ट है वो स्पार्टिसिस्ट के. कम्युनिस्ट लिस्ट स्पार्टिसिस्ट की बनाई हुई पार्टी है जर्मनी की, तो इसलिए उन दोनों के बीच बहुत बड़ा क्लैश हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ. अब ये सब इनके लड़ाई में इतनी लड़ाई चल रही थी कि जो है ऐसा समझ में आ रहा था कि ये लड़ाई ख़त्म नहीं होने वाली और इसका कुछ रिजल्ट भी नहीं आने वाला, किसकी तरफ से न्याय होगा वो भी नहीं समझ में आ रहा था. ये लड़ाई लंबे समय तक चलते रहने वाली है. ये चीज़ कौन समझ गया था? हिटलर. So here Hitler took advantage of the irreconcilable conflict prevailing in the Germany at that time. तो irreconcilable मतलब जो रिकनसाइल नहीं होने वाली थी, मतलब जो ख़त्म नहीं होने वाली थी, इस वॉर का फ़ायदा उठाया हिटलर ने जर्मनी में. एंड इसने बहुत उसका फ़ायदा उठाया कि ये दोनों लड़ रहे हैं, मैं अपने आप का बीच का अपना काम कर लेता हूँ. सो दिस वॉज द पॉलिटिकल रेडियलिज्म. अब इसकी इकोनॉमिक क्राइसिस क्या हुए, दैट वी विल सी इन अवर नेक्स्ट पॉइंट. सी हियर नेक्स्ट स्लाइड में. इकोनॉमिक क्राइसिस, जर्मनी एंड वॉर रिपेरेशन. अब ये जो जर्मनी है इसका वॉर बहुत चल रहा था. अभी इन लोगों को कंपनसेशन भरना था. आपको पता था ना, वॉर गिल्ट क्लॉज इनको भरना था. 6 बिलियन पाउंड्स का जो लॉस हुआ था. तो जर्मनी ने एक टाइम पे आकर इसको स्टॉप कर दिया क्योंकि जर्मनी रिफ्यूज़ टू पे 1920. उनकी हालत ही नहीं थी कि उतना वो अभी कंपनसेशन भर सके. सो जर्मनी रिफ्यूज़ टू पे. ना अभी फ्रेंच ने देखा कि ये लोग कंपनसेशन भरने रहे, तो इनका कैसा था, चलो ठीक है तुमने ना कंपनसेशन भर रहे हो. सो व्हाट हियर फ्रेंच डन? फ्रेंच ऑक्यूपाइड रूर रीजन. रूर रीजन ये एक जर्मनी का हिस्सा है जो लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे कोल की माइनिंग वगैरह होती है और उसी के भरोसे जर्मनी कुछ टिका हुआ था. वो भी फ्रेंच ने क्या कर लिया, हड़प लिया कि चलो ठीक है तुम हमें कंपनसेशन नहीं दे रहे हो तो हम तुम्हारी ये जो रीजन है, तुम्हारी जो ज़मीन है, ये हड़प लेंगे. और इस तरह से जर्मनी के पास जो एक सहारा था वो भी ले लिया. तो अब उनको जवाब ज़रूर देना ज़रूरी था जर्मनी के लिए. सो जर्मनी रिटेलिएटेड मतलब उनके मुंह पे उनको जवाब देने के लिए क्या कर दिया? दे स्टार्टेड प्रिंटिंग पेपर करेंसी रेकलेसली. मतलब उन्होंने पैसे छापना शुरू कर दिया. अभी हम लोगों को भी सवाल आता है कभी कभी बचपन में कि पैसे के छापने की मशीन होती है तो हम क्यों नहीं एक मशीन लेते और सीधा पैसे ही छाप देते, टेंशन ही नहीं ना पैसों का. सो जर्मनी ने क्या किया? प्रिंटिंग प्रेस चालू कर दिया रेकलेसली. बट द प्रॉब्लम इज़ व्हाट? पैसे वो लोग छापते गए और तो उससे क्या हो गया, जो प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है उसकी वैल्यू बढ़ते गई और करेंसी की वैल्यू कम होते गई. पैसा बहुत होने लगा तो पैसों की वैल्यू कम हुई, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो बढ़ने लगा. जैसे कि एक पेन है वो 10 रुपये का, दूसरा बोलेगा 100 रुपये में देता हूँ, तीसरा बोलेगा मैं 1000 देता हूँ, चौथा बोलेगा मैं 10,000 देता हूँ. तो वो एक छोटे से प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती गई, बढ़ते गई और बहुत बड़ा जर्मनी को ड्रॉबैक हुआ. सो द वैल्यू ऑफ जर्मनी मार्क फेल. जर्मनी की जो वैल्यू है वो पूरी तरह से गिर गई. कि वो अभी एक ब्रेड भी लेकर जाना पड़ लेने के लिए वो अगर वो जाते थे तो उनको बॉक्स भर के पैसे लेके जाना पड़ता था, क्यू में खड़ा होना पड़ता था. इस तरह से जर्मनी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने लगा. तो अभी जर्मनी का ये सब होने लगा. उनकी जो सिचुएशन थी वो हाइपर इन्फ्लेशन हो गई. जैसे मैंने अभी आपको कहा, एक ब्रेड के लिए भी उनको बॉक्स भर के पैसे लेके जाना पड़ता था. मार्क मतलब करेंसी, जर्मनी की जो करेंसी है उसको मार्क कहते हैं. तो जर्मनी के ऊपर दया किसको आई? तो जर्मनी को दया आई, ये जो आपको फोटो में जो अंकल दिख रहे हैं उनका नाम है चार्ल डॉज. इनको बहुत दया आई तो उन्होंने एक प्लान इन्वेंट किया जिसका नाम था डॉस प्लान. तो इन्होंने जर्मनी को कहा कि तुम लोग अपना कंपनसेशन भरते रहो, तब तक हम जो है वो संभाल लेंगे. और फ्रेंच से इन लोगों ने बात करके उसकी जो कुछ है वो बातचीत करके वो कंट्रोल किया और कंपनसेशन कंप्लीट तरह से फिर स्टॉप हो गया. सो दिस वे उनका जो प्लान था वो वहाँ पे उन लोगों ने स्टार्ट किया और जर्मनी को एक कुछ वक्त के लिए डिप्रेशन से बाहर निकाल लिया. लेकिन वो कुछ वक्त के लिए था. आगे की डिप्रेशन वाली जो स्टोरी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. टिल दैट वॉच दिस वीडियो केयरफुल्ली.
Thank you.